पेपर को अगर एनालाइज करो तो इसमें आईटी एडवांस में दो पेपर पूछे गए, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। दोनों ही क्वेश्चन पेपर 3-3 घंटे का था और दोनों ही क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चन थे। पेपर 1 में 20 क्वेश्चन फिजिक्स का था, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का था और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मैथ्स का था। सिमिलरली पेपर 2 के अंदर भी 20 क्वेश्चन फिजिक्स का था, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का था और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स से पूछे गए। लेकिन यहाँ पे 2013 के कंपैरिजन में जो पेपर पूछा गया उस पेपर में कुछ चेंजेस थे और ये चेंज था कि 2013 में जो पेपर पूछा गया था वो पेपर 1 में SCQ का क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। लेकिन 2014 में जो आईटी ने क्वेश्चन पूछा और इस पेपर 1 में इन्होंने जो 20 क्वेश्चन हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछा, इन 20 क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन इंटीजर से थे। यही 20 इन्होंने फिजिक्स में पूछा जिसमें 10 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, 10 इंटीजर था। केमिस्ट्री में भी 10 मल्टीपल करेक्ट, 10 इंटीजर। मैथ्स में भी 10 मल्टीपल करेक्ट, 10 इंटीजर। पेपर 2 में अगर बात करें तो पेपर 2 के जो 20-20 क्वेश्चन थे, इन 20-20 क्वेश्चन को इन्होंने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स का कॉलम में कैटेगराइज किया था। और इस 20 क्वेश्चन में इन्होंने 10 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट का पूछा, 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछा और इन 3 कॉम्प्रिहेंशन में हर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2-2 क्वेश्चन है और इसमें टोटल क्वेश्चन इन्होंने 6 पूछा और साथ साथ मैथ्स का कॉलम भी इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 10, 6 और 4 यहाँ भी टोटल इन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे और ये 20 क्वेश्चन फिजिक्स के भी थे इसी पैटर्न पे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी था सेम पैटर्न, 20 क्वेश्चन मैथ्स का भी था सेम पैटर्न। लेकिन इन्होंने जो चेंज किया और आईटी एडवांस के लेवल को मेंटेन रखा। एडवांस के लेवल को मेंटेन इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने 15 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटी का पहले लेवल एग्जाम दिया था उनमें से 1,50,000 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद इन बच्चों से इन्होंने आईटी एडवांस का क्वेश्चन पूछा। तो पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को टीचर चाहता है कि बच्चों के अंदर की वो चेक कर पाए। तो इस साल के पैटर्न में इन्होंने पेपर 1 में कोई भी क्वेश्चन सिंगल करेक्ट का नहीं पूछा था। पेपर 1 में इन्होंने दिया वो 10 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट का था और 10 क्वेश्चन इंटीजर का था। जो पिछले साल 2013 में पूछे गए थे उसमें पेपर 1 में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे आप पेपर को देखकर, पेपर का पैटर्न को देखकर कहीं आप डर तो नहीं रहे हो, क्या एबनॉर्मल कंडीशन में अपने आप को आप सही तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो, रोक पा रहे हो, अपने आप को कूल रखते हुए क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ साथ इन्होंने जो 10 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट के पूछे, इसमें से कुछ मल्टीपल करेक्ट ऐसे थे जिनका आंसर केवल एक था। दैट मीन्स नाउ देयर आर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। तो बच्चों को ऐसा फील होता है या ऐसा महसूस होता है कि कम से कम एक से ज़्यादा आंसर तो जरूर सही होगा। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ ऑप्शन ऐसे भी दिए या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जिसमें उसका आंसर केवल एक था। दैट मीन्स वो ये भी चेक करना चाहते थे कि क्या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन का मतलब कहीं आप हमेशा ही एक से ज़्यादा तो नहीं रखने हैं। मल्टीपल करेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर केवल एक था। और इन्होंने इंटीजर से भी क्वेश्चन पूछे, मतलब ये इंटीजर क्वेश्चन अभी तक आईटी के पेपर में 10 नंबर नहीं था। कहीं ना कहीं वो 2 पूछते थे, 5 पूछते थे,
लेकिन यहाँ पे उन्होंने 10 इंटीजर से क्वेश्चन पूछा और पेपर 1 में एकदम अलग पैटर्न यूज करते हुए 2013 से अलग पैटर्न यूज करते हुए क्वेश्चन को पूछा गया। हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का था। दैट मीन्स अगर ये टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं तो 60 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, तो पेपर 1 180 मार्क्स का था। सिमिलरली यहाँ पेपर 2, इस पेपर 2 के अंदर भी 60 क्वेश्चन थे और ये सारे 60 क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं 3 मार्क्स के थे, तो ये भी आपके टोटल हो गए 180। तो पूरा आईटी का पेपर अगर हम एनालाइज करें तो ये आईटी का पेपर था टोटल 360 मार्क्स का। अब इस पर्टिकुलर के अंदर भी अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस करें तो केमिस्ट्री ओवरऑल 3 भागों में कैटेगराइज होता है। केमिस्ट्री ओवरऑल 3 भागों में कैटेगराइज होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और तीसरा होता है आपकी ऑर्गेनिक। यहां भी पेपर 2 में भी अगर एनालाइज करें तो सेम यही चीज होगी। एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पेपर के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का एनालाइज करें तो आईटी ने ऑर्गेनिक के पेपर 1 में 6 क्वेश्चन पूछे। इन 6 में 3 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन इंटीजर का था। फिजिकल केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन पूछे गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो पेपर 1 में फिजिकल के साथ, इनऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक के 6 क्वेश्चन थे। अगर पेपर 2 में देखें तो पेपर 2 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे। और इस 8 क्वेश्चन में अगर एनालाइज करें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को तो इस 8 क्वेश्चन में इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 मैथ्स का कॉलम का क्वेश्चन पूछा, इससे 2 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन इन्होंने SCQ का पूछा। तो टोटल इन्होंने 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा था। अगर हम 11th और 12th क्लास के बेसिस पे चैप्टर को एनालाइज करें और क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो पेपर 1 में जिन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे, इन 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 11th क्लास का था और बाकी के 5 क्वेश्चन आपके 12th क्लास के थे। अगर पेपर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन एनालाइज करें तो इन 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 11th क्लास का था और 6 क्वेश्चन आपके 12th क्लास के थे। तो दैट मीन्स इस साल इन्होंने जिस पर्टिकुलर पार्ट पे मेन फोकस किया ऑर्गेनिक में वो कहीं कहीं आपका केमिकल रिएक्शन था। ये केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट बनती है और उसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्गेनिक में टोटल इन्होंने जो 14 क्वेश्चन पूछा, इस 14 क्वेश्चन में केवल 3 क्वेश्चन 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी के आपके 11 क्वेश्चन वो आपके कहीं ना कहीं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्वेश्चंस को ये जो 14 आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अगर टफनेस लेवल पे देखें तो इस 6 क्वेश्चंस में केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो सिंपल था, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे। इस पर्टिकुलर के अंदर अगर 8 क्वेश्चन ले हैं, इस 8 क्वेश्चन के अंदर 4 जो क्वेश्चन थे वो सिंपल था, लेकिन जो 4 एडिशनल क्वेश्चन थे वो आपको कहीं ना कहीं टफ था। मतलब ओवरऑल अगर ऑर्गेनिक के पेपर्स को देखें तो ऑर्गेनिक का पेपर काफी टफ पेपर था। अगर हम एक ही क्वेश्चन को देखें और ये एनालाइज करें किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये एक क्वेश्चन जो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था, ये क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का था और ये नॉमेनक्लेचर के साथ साथ कोई एडिशनल चीज यहाँ पे वो ऐड करना चाहते थे। नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आईटी में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आईटी
अपने नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन को केवल 3 साल पूछा है। एक साल उन्होंने 2006 में क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन था इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। एक ऑप्शन उन्होंने दिया था फेनाइल क्लोरोकीटोन, एक ऑप्शन दिया था बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, एक ऑप्शन इन्होंने दिया था बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, और एक ऑप्शन इन्होंने दिया था जिसमें कहीं ना कहीं एसिड हैलाइड की बात कर रहे थे कि फेनाइल और यहाँ पे एसिड हैलाइड। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के थ्रू वो कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब ये सोचो कि आईआईटी जैसे पेपर में क्वेश्चन डालना है इस कंपाउंड का नाम बताओ। 2000 के पहले 2006 से पहले जितनी बुक्स लिखी गई थी उन सारी बुक्स में कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का नाम था बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन आईआईटी नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि सारे नोमेनक्लेचर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, प्राइमरी, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स से डेराइव होते हैं और सभी का एक फिक्स मतलब होता है। दैट मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर के बारे में बताता है, वर्ड रूट मेन स्केलेटन ऑफ कार्बन के बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन सिंगल, डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है, सेकेंडरी सफिक्स जो कहीं ना कहीं मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर था बहुत सालों पहले दिया जा चुका था, लेकिन किसी भी राइटर ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश नहीं की। तो साइंस की जो जानकार हैं उन्होंने बहुत दिनों तक सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट हम बच्चों में इंट्रोड्यूस कर पाएं। तो उसमें एक इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये क्वेश्चन आईटी के पेपर में डाल दें और टॉपर्स से गलत करवा लें तो शायद आने वाले समय में इस नोमेनक्लेचर को हम अच्छी तरह से पेपर्स में, बुक्स में, हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वही हुआ, इन्होंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में डाला और एक ऑप्शन दिया बेंजोइल क्लोराइड और साथ में एक ऑप्शन डाला बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड और इन्होंने इस पर्टिकुलर बेंजोइल क्लोराइड को गलत कर दिया और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड को इन्होंने सही कर दिया। जितने भी टॉपर्स थे, जितनी भी किताबें लिखी गई थी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, सभी में 2006 से पहले इस कंपाउंड का नाम था बेंजोइल क्लोराइड और आईआईटी ने इस पर्टिकुलर को काटा और जिसे उन्होंने सही लिया वो पर्टिकुलर था बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। दैट मीन्स क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आईआईटी वाले टॉपर्स के नंबर को काटना चाहते हैं? क्या ऐसा महसूस होता है कि वो चाहते हैं कि जो लोग भगवान का नाम लें उनके क्वेश्चन सही हो जाएं और जिन्होंने 3 महीने, खासकर पटना जैसी जगहों पे 3-3, 4-4 महीने नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, उन पर्टिकुलर बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आईटी के लिए केवल इतना ही वेटेज रखता है कि हम ये जान लें कि हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आईटी के लिए नोमेनक्लेचर का यूज केवल और केवल इतना ही है कि हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में जान लें कि उसका नाम क्या है। लेकिन आईटी का मेन मकसद होता है केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना, केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में जानना, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानना। अगर 2 दोस्त हैं, हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया ए और बी, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त पढ़ने में बहुत अच्छा है, दूसरा दोस्त पढ़ने में वीक है, दोनों ने एक जगह से पढ़ाई किया। एक जो पढ़ने में अच्छा था, क्लास का टॉपर था, इसने भी एग्जाम दिया आईआईटी का, और दूसरा दोस्त जो पढ़ने में कमजोर था, इसने भी आईआईटी का एग्जाम दिया। इसने मन से पढ़कर, अपने कॉन्सेप्ट को बनाकर, बहुत सारा अपना टाइम को थ्योरी में लगाकर आईआईटी का एग्जाम दिया। लेकिन इसने टाइम भगवान पे देकर और एग्जाम से पहले उनका आशीर्वाद लेकर आईआईटी का पेपर दिया। इत्तेफाक से इस बच्चे का भी आईआईटी का पेपर अच्छा हो गया
और इसका अच्छा होना ही था क्योंकि इसने मेहनत किया था। तो दोनों के आईटी के पेपर्स निकल गए और दोनों आईटी मुंबई पहुंच गए। लेकिन अब आईटी मुंबई में जाने के बाद आईटी के प्रोफेसर ने बोला कि आप एक कंपाउंड सी का जनरेशन करो या सी का प्रिपरेशन करो। तो सी का प्रिपरेशन अगर x प्लस वाई के रिएक्शन से बनता हो, m प्लस n के रिएक्शन से बनता हो, 1 प्लस 2 की रिएक्शन से बनता हो, तो आपको क्या लगता है कि दोनों स्टूडेंट का थॉट इस पर्टिकुलर सी को बनाने के लिए क्या सेम होगा? एकदम नहीं। जिस बच्चे ने बहुत मेहनत करके अपने कॉन्सेप्ट को बनाया है उसको सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को करना होगा, इस सी का प्रिपरेशन करना होगा, तो वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज का इसमें एप्लीकेशन यूज करेगा और वो सोचेगा कि इन तीनों में कौन सा मेथड थ्योरी के हिसाब से ऐसी कहती है कि सी आसानी से बन जाए। लेकिन जो बच्चा केवल भगवान के नाम पे आया है या जो बच्चा लकीली आईटी पहुंच गया है, तो उसका थॉट क्या होगा कि वो 3 कंटेनर लेगा, 3 कंटेनर लेगा। एक कंटेनर के अंदर वो x रखेगा, दूसरे के अंदर m रखेगा, तीसरे के अंदर 1 रखेगा और वो बाहर से इसके अंदर y डालेगा, इसके अंदर n डालेगा और इसके अंदर 2 डालेगा। और जिस मेथड से भी सी बन जाए उस मेथड से सी को बनाकर वो अपने एग्जामिनर को या प्रोफेसर को वो दिखा देगा। लेकिन एक जो स्टूडेंट है, अगर उसे लगता होगा कि उसकी थ्योरी कहती है कि x और y के रिएक्शन से सी बनेगा और फास्ट बनेगा, तो अपना सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर डालेगा, तो कभी भी अपना कंसंट्रेशन इन दोनों के ऊपर नहीं लगाएगा। दैट मीन्स अगर वो अपना सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर लगा रहा है और इसी से चीजें बननी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिया के इन रिसोर्सेज को वो बचा रहा है और कहीं ना कहीं भी इंडिया के इन्हीं रिसोर्सेज को वो वेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए आईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, आईटी के क्वेश्चन हमेशा ही किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। आईटी के क्वेश्चन हमेशा ही रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। आईटी के क्वेश्चन हमेशा ही थ्योरेटिकल नॉलेज का एप्लीकेशन पूछता है। कहीं ना कहीं रिएक्शंस की मैकेनिज्म, उसके बीच में क्या हो रहा है, उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। मतलब उनका मेन फोकस ये होता है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आईटी में आओ और हम आईटी में आपको अपना सारा चीज दें। उन सारे रिसोर्सेज का आप थ्योरेटिकल नॉलेज के द्वारा जो आपने पहले पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके इंडिया और वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी चीज बनाओ और कम पैसे में इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए किसी अच्छी चीज का जनरेशन करें। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से सोचो कि आईटी के द्वारा जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं इंडिया की कम इकोनॉमी लगी होती है। लेकिन यही अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया कम खर्चों में ही अपनी चीज़ों को निकाल लेता है। तो दैट मीन्स इसको बनाने का मेरा मकसद केवल ये था कि आईटी का हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो अगर हमें इन पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर एक्स वाई का नाम मालूम ना हो तो भी हम बना लेंगे सी उसके स्ट्रक्चर को लेकर। तो आईटी का मेन मकसद होता है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आईटी में आइए कि जिससे यहाँ पे आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके और इंडिया के लिए कोई अच्छी चीज बना सके। आजकल आईटी में सबसे ज्यादा रिसर्चेज होते हैं। तो रिसर्च का मेन मकसद ही यही होता है कि किसी तरह से ऐसा काम किया जाए कि इंडिया के लिए अच्छी चीजें बन जाए। जैसे आजकल का सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक होता है वो होता है बायोमोलिक्यूल का शुगर। बायोमोलिक्यूल में वो है आपका शुगर और शुगर में ग्लूकोज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च चल रहा है वो क्या है, ग्लूकोज। किसी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है सेलुलोज और एट ए टाइम दूसरा ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है स्टार्च। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज के साथ ही लिंकेज है, इवन पोजीशन भी सेम है, 1,4 लिंकेज, बॉन्डिंग भी सेम है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। सेम अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और वो कहीं ना कहीं स्टार्च बना लेता है और बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करता है और वो कहीं ना कहीं आपका सेलुलोज बना लेता है।
तो सेम ग्लूकोज से हम स्टार्च बनाते हैं जो कि हम खाने में यूज करते हैं और हम पचा लेते हैं, लेकिन सेम ग्लूकोज से आपका सेलुलोज बनता है जिससे कि सारे पेड़ पौधों का खाल होता है। आजकल इसी बात पर रिसर्च चल रहा है कि क्या हम इस बीटा लिंकेज को अल्फा लिंकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि किसी भी तरह से इस बीटा लिंकेज को अल्फा लिंकेज में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी भी जलकुंभी हैं, जितने भी समुद्र के अंदर अलगाइज हैं, कहीं ना कहीं ये वेस्ट होते हैं। इन अलगाइज से, जलकुंभी से हम अपने लिए कोई ना कोई खाना निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छी चीजों के ऊपर काम करना ही आईआईटी का मकसद होता है, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका मकसद होता है। तो आईआईटी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इन्होंने 2006 में जो क्वेश्चन पूछा, इसके पीछे भी केवल ये चाहते थे कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें, किसी चीज को लाएं। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा इसमें दोनों ऑप्शन डाला, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड। और यही अपने आंसर पे रिजल्ट रहा है, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड नहीं है, इसका नाम है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो जब टॉपर्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हुआ कि क्यों इस क्वेश्चन को आपने गलत किया जब सारी किताबों में इसका नाम ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने आंसर दिया कि आपने गलत पढ़ाया, आप गलत जानते हो, अपने आप को चेंज करो। अब उन्होंने अपने आंसर को चेंज नहीं किया और जिक्र है उन्होंने इस क्वेश्चन को बोनस नहीं किया। तो जितनी भी कोचिंग्स थी जैसे रेजोनेंस, बंसल, जितनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स थी सभी ने अचानक अपनी सीट्स को मॉडिफाई कर लिया और 2007 का जो उनका सीट आया उसमें इस कंपाउंड का नाम बेंजोइल क्लोराइड से हटकर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। बेंजोइक एसिड गायब हो गई, बेंजोइक एसिड गायब हो गई और आ गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोनाइट्राइल गायब हो गया और आ गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजल्डिहाइड गायब हो गया, बेंजल्डिहाइड गायब हो गया और आ गया बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो आईटी वाले ऐसा चाहते थे कि हम किसी चीज को इंप्लीमेंट करें। उन्होंने नॉमेनक्लेचर के थ्रू, नॉमेनक्लेचर के इस क्वेश्चन के थ्रू जो चाहते थे इसे रिमूव करना और इसे इंप्लीमेंट करना, उन्होंने इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन बहुत सारे राइटर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। और आईटी जिसके थ्रू अपने सारे क्वेश्चंस को बनाती है, सारे क्वेश्चन जहां से बच्चे पढ़ते हैं वो उनके स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, वो कहीं कहीं एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और एनसीईआरटी ने और स्टेट बोर्ड के बुक्स ने अपने आप को चेंज नहीं किया। बाकी सबने अपने आप को चेंज कर लिया। कोचिंग्स ने अपने आप को चेंज कर लिया, राइटर ने अपने आप को चेंज कर लिया, बेंजोइक एसिड गायब करके बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ले आए, बेंजल्डिहाइड गायब करके बेंजीन कार्बल्डिहाइड ले आए। लेकिन इन बुक्स ने, एनसीईआरटी की बुक्स ने, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स ने या दूसरे राज्यों की बुक्स ने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे ये भी जाने और ये भी जाने। तो इसलिए उन्होंने 2009 में एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, 2009 में एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया और वो क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताओ। OH, Br और Cl। एक ऑप्शन उन्होंने फिनॉल को पकड़ के लिया कि इसके बेसिस पे 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 4 ब्रोमो, 3 साइनो फिनॉल। एक ऑप्शन उन्होंने ब्रोमोबेंजीन के बेसिस पे लिया कि 2 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। एक ऑप्शन उन्होंने बेंजोनाइट्राइल के बेसिस पे लिया और बोला 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। और एक ऑप्शन दिया 3 हाइड्रोक्सी 6 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल। तो किसी ऑप्शन में इन्होंने बेंजीन कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज नहीं किया। और जो ऑप्शन उन्होंने दिया उस ऑप्शन में इन्होंने डाला बेंजोनाइट्राइल। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपसे ये चाहते थे कि आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइल तो लिखो ही लिखो, लेकिन साथ में आप ये भी जानो
कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बेंजोनाइट्राइल भी होता है। वो ये भी चाहते थे कि आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड लिखो ही लिखो, लेकिन साथ में ये भी जानो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बेंजोइल क्लोराइड होता है। वो चाहते थे कि अगर बेंजीन के ऊपर COH लगा हो तो इस कंपाउंड का अगर आपको लिखना हो तो आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर का नाम बेंजोइक एसिड लिखा है तो आप इसे गलत नहीं करिए। वो चाहते थे कि इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर ऐसे लगा है तो आप इसका नाम मिथाइल इथाइल बेंजीन लिखिए, लेकिन अगर मिथाइल इथाइल बेंजीन लिखा हुआ नहीं है और आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वो भी आपका सही है। अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम 1,1-डाइइथाइल इथाइल बेंजीन लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन अगर टर्ट-ब्यूटाइल बेंजीन लिखा है वो भी आपका सही हो। तो दैट मीन्स कुछ कॉमन पार्ट इतने ज्यादा कॉमन होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं। अब आप ये सोचो कि IIT में 2014 में और वो भी IIT के एडवांस के पेपर में, जिसमें उन्होंने 15 लाख बच्चों के एग्जाम लेकर 1,50,000 बच्चों का सिलेक्शन किया और इन 1,50,000 बच्चों से वो ये पूछ रहे हैं कि कंपाउंड ये कोई ऐसा अल्कोहल है जिस पर्टिकुलर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। इनके जितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे उन अल्कोहल्स में किन अल्कोहल का नाम सही लिखा हुआ है, इसको मैच करो। और एक नाम ले रहे हैं या पहले ये सोचें इसके कौन से अल्कोहल बन सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर अल्कोहल बनाना चाहूँ तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि इस कंपाउंड के अंदर के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालो, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका होता है कि इस पर्टिकुलर के अंदर कार्बन के नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, जितने हाइड्रोजन है उसे घटा दो, जितने हाइड्रोजन है उसे घटा दो। अगर सिस्टम में नाइट्रोजन है इसे जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो एटम्स नहीं है उसे छोड़ दो और जो एटम है उसको लेकर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दो। तो अगर इसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला जाए तो आप देखोगे 4 × 2 8 + 2 10 10 - 10 0 / 2। दैट मींस इस कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 0। मतलब ये 4 कार्बन के अंदर कहीं भी कोई रिंग नहीं है, कहीं भी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप 4 कार्बन बनाना चाहो, 4 कार्बन ऐसे बनेगा या 4 कार्बन ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन का नेचर एक जैसा है। तो दैट मींस हम यहाँ पे OH लगा सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन एक जैसा है, दैट मींस आप यहाँ पे OH लगा सकते हैं। सिमिलरली ये 3 पोजीशन एक जैसी है तो दैट मींस आप यहाँ पे OH लगा सकते हो, ये पोजीशन अलग है, दैट मींस आप यहाँ पे OH लगा सकते हो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने अल्कोहल मिलेंगे तो वो जो अल्कोहल्स होंगे, एक अल्कोहल होगा 4 कार्बन स्टेट चेन, यहाँ OH, इसको पकड़ते हुए 4 कार्बन अल्कोहल, यहाँ OH, इन्हें पकड़ते हुए 4 कार्बन अल्कोहल, यहाँ OH, और इसे पकड़ते हुए 4 कार्बन अल्कोहल और यहाँ OH। तो दैट मींस अगर मैं इस पर्टिकुलर का नाम लिखना चाहूँ तो इस पर्टिकुलर के बेसिस पे हम बोलते हैं N-ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब अगर स्ट्रेट चेन है और किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं बिना किसी ब्रांचिंग के, अगर सिस्टम में कोई ब्रांचिंग ना हो, किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं तो ग्रुप आता है N। यही अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल है तो वर्ड यूज होता है आइसो। अगर किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल है तो वर्ड यूज होता है नियो। अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो वर्ड यूज होता है सेक। और टर्सरी कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो वर्ड यूज होता है टर। तो ये जो पर्टिकुलर होगा वो इस हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से आया है, तो ये है N-ब्यूटेनॉल।
इस पर्टिकुलर की बात करें सेकेंडरी है, ये है सेट ब्यूटेनॉल। इस पर्टिकुलर की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड लास्ट एक मिथाइल, दैट मींस ये है आइसोब्यूटेनॉल। और ये टर्सरी कार्बन OH लगा हुआ है, दैट मींस ये है थर्ड ब्यूटेनॉल। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि C4H10O के जितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे उन आइसोमेरिक अल्कोहल में किन किन कंपाउंड का नाम सही लिखा हुआ है, इसे मैच करिए और मोर देन वन आंसर सही हो उसमें। तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं था, ये मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बनाया। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया, वो दिया थर्ड ब्यूटेनॉल और इसकी मैचिंग से करानी है 2,2 डाइमिथाइल 2,2, इसको अगर देखो ये थर्ड ब्यूटेनॉल है। तो इस पर्टिकुलर पे अगर देखें 1, 2, 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और अगर दूसरे वाले पर्टिकुलर पार्ट को पकड़े तो इन्होंने कहा एक कंपाउंड ए में ये था, बी में था थर्ड ब्यूटेनॉल और साथ में दिया मैचिंग दिया, इसे मेल पकड़ते हुए क्लियर, ये 1 पे मिथाइल, ये 1 पे मिथाइल, दैट मींस 1 डाइमिथाइल इथेनॉल। सी ऑप्शन इन्होंने इसको पकड़ के दिया कि एंड ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1 और चौथा इन्होंने इसे पकड़ लिया और बोल दिया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और। तो इन्होंने जो ऑप्शंस दिए तो उन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन था थर्ड ब्यूटेनॉल और 2 मिथाइल 1, 2, 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और 2 ऑप्शन। तो इसमें अगर एनालाइज करें और चीजों को देखें ये 1, 2, 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और दैट मींस ये सही है। इसको देखें तो 1, 2, 3, 4 तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कोई भी नाम केवल और केवल इसी से मिलके बनेगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट मींस छोड़ दो। सिस्टम साइक्लिक नहीं है, दैट मींस छोड़ दो। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए लगा दिया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा दिया एन और अल्कोहल की पोजीशन है 1 इसलिए लगा दिया 1 और इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 और दैट मींस ये भी सही। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछ लिया आइसोब्यूटेनॉल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसमें भी 1, 2, 3 ये 3 कार्बन 2 पे मिथाइल है सब्स्टिट्यूशन तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और दैट मींस ये भी सही। उसके बारे में सोचो कि क्या थर्ड ब्यूटेनॉल का नाम 1 डाइमिथाइल इथेनॉल होगा या नहीं होगा। अब आप ऐसा सोचिए कि आईआईटी में या आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में और वो भी एडवांस में, आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में जिसमें 15 लाख बच्चे बैठते हैं, इन 15 लाख बच्चों से 1,50,000 बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद दैट मीन्स 90% बच्चों को रिमूव कर दिया और 10% बच्चों का सिलेक्शन किया और इन 10% बच्चों से ये पूछना कि क्या इस कंपाउंड का नाम आप ये लिखोगे या ये लिखोगे, क्या ये सही है। क्या आईआईटी आपसे ये जानना चाहता है कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम अल्फाबेट नेम में बताइए। आपको क्या लगता है 1.5 लाख बच्चे 15 लाख बच्चों से निकलने के बाद दैट मीन्स ये 1.5 लाख बच्चे अपने अपने कॉलेज के टॉपर्स होंगे, अपने अपने स्कूल के टॉपर्स होंगे, अपने अपने कॉलेज में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे, अपने अपने कोचिंग्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे, अपने अपने राज्य में अच्छे मार्क्स लाने वाले होंगे। उन बच्चों से ये पूछना कि आप टर्ड ब्यूटेनॉल और 1 डाइमिथाइल इथेनॉल या टर्ड ब्यूटेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल
के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? क्या लगता है? आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ रहा है? कहीं ना कहीं कोई चीज यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। जैसे उन्होंने पहले 2 क्वेश्चन किए थे कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं या बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो पहले जो चीज बनी उसी से डायरेक्ट हो जाता है। जैसे जो सबसे पहले चीज बनी अल्काइंस में, वो अल्काइन था ये, और इस अल्काइन का नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो कुछ नाम डायरेक्ट यहीं से आ गए थे कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूं और यहाँ पे मिथाइल लगाता हूं तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। अगर मैं इधर भी CH3 लगाता हूं और ये बनाता हूं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। कुछ कीटोन्स में ऐसे नाम दिए गए, जैसे ये कीटोन फिक्स कर दिया, अब बोला गया डाई मिथाइल कीटोन। अगर यहाँ पे हम पीएच कर दें तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, अगर यहाँ भी पीएच कर दें तो दैट मीन्स डाई फिनाइल कीटोन। अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ऐसे बना लूं तो नाम दिया गया विनाइल मिथाइल कीटोन। तो आईटी इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे हिसाब से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सारे नाम जो कॉमन हैं उन सारे नाम्स को आप हटाइए। कि कितने सारे नाम या कितने तरह का नोमेनक्लेचर आप याद करते रहोगे, कितने तरह के नोमेनक्लेचर आप याद करते रहोगे। एक नाम एक तरीका हर जगह अप्लाई करो, और वो तरीका है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ब, रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और इसी के बेसिस पे आप आने वाले जो कंपाउंड बनाओ या जो कंपाउंड बने हैं वो सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं किसी के द्वारा लिखे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से भले ही इस कंपाउंड का नाम विकिपीडिया में ये भी लिखा है, लेकिन आईटी आने वाले समय में इस आंसर को हटाएगा और जिस आंसर को लेगा वो आंसर होगा A, C और D। तो फिर से बोल रहा हूँ कि आईटी अभी तक नोमेनक्लेचर का केवल 3 क्वेश्चन पूछा, 2006 में, 2009 में और 2014 के आईटी के एडवांस में। तो इन क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं आईटी किसी चीज को इंप्लीमेंट करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो चीज चाहता है कि आप उसको जानो, लेकिन अच्छी तरह से एप्लीकेशन लेते हुए हम चीजों को नाम लिखें। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आईटी का हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट लेकर आता है। अगर हमने सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया कि कितने क्वेश्चन किस किस पर्टिकुलर पार्ट के थे, किस किस टॉपिक्स के थे। अगर हम मेरिट वाइज देखें तो 2013 के पुराने रिजल्ट और 2014 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तुलना करें तो आईटी 2013 का जो टॉपर था उस टॉपर की परसेंटेज लगभग 87 था। ये मार्क्स अगर कैलकुलेट करें आईटी ने 2013 में जो रैंक्स दिए थे उसमें अगर हम ध्यान से एनालाइज करते हैं और पुराने वाले पार्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिन बच्चों के ये टॉपर था उस टॉपर के मार्क्स 332 था, 332 था आउट ऑफ 360। और जो AIR अंडर 10 है उन बच्चों के मार्क्स 275 के अंदर कहीं नहीं था। दैट मीन्स जिन बच्चों का मार्क्स 275 360 में हो सकते हैं वो अंडर 10 आईटी में आ सकते हैं। यही अगर अंडर 100 की बात करें या यार 100 की बात करें तो जिन बच्चों के मार्क्स 270 के आसपास थे, नहीं इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, अंडर 10 आपके थे 308 और अंडर 100 आपके थे 275। या जिन बच्चों के 275 है आउट ऑफ 360 तो उनकी कहीं ना कहीं अंडर 100 मार्क्स थे, अंडर 100 रैंक्स थे। अगर हम AIR 500 देखें तो इसमें जिन बच्चों के मार्क्स 280 240
के आसपास लाई कर रहा था, वो बच्चे कहीं 100 ऑफ 500 थे। और अगर हम AIR 1000 को एनालाइज करें तो 221 आउट ऑफ 360 बच्चे IT में गए हैं। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 62% इसका परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज आएगा 62, इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 67, ये जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 75 और ये परसेंटेज आएगा लगभग 85। तो टॉपर्स अंडर 10 वो भी केवल 85% मार्क्स ला पा रहे हैं और अंडर 1000 जो बच्चे हैं उन बच्चों का परसेंटेज केवल 62% है। तो दैट मीन्स IT या किसी कंपटीशन के एग्जाम को निकालने के लिए आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को सही करने की जरूरत नहीं है, 100% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक्यूरेसी की, कि जितना क्वेश्चन करो वो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जितना क्वेश्चन ना आए उसे पूरी तरह से छोड़ दो, उसमें कहीं भी ऐसा कोशिश ना करो कि तुक्का मारे, क्योंकि अगर एक तुक्का मारा और अगर वो गलत हो गया तो 3 नंबर आने की जगह एक सही का क्वेश्चन गलत होगा और ओवरऑल वो 4 नंबर लेकर जाएगा। तो एक इस क्वेश्चन का तो गलत होगा ही होगा, लेकिन साथ 1 नंबर उसका भी जाएगा जो आपने कहीं ना कहीं सही किया होगा और ओवरऑल 4 नंबर लेकर जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर में सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, इसी को लेते हुए समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के मार्क्स है 3 और अगर वो ये गलत होता है तो दैट मीन्स ये 3 तो गए, साथ में 1 नंबर और गया जो आपने कहीं सही किया था और टोटल नंबर जाएंगे 4। तो IIT या किसी कंपटीशन में अगर नेगेटिव मार्किंग है, हमेशा केयरफुल रहिए कि जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को छूइए। जिन क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, उसमें कहीं भी लगता है कि कोई गुंजाइश है, एक बट है, हम दिमाग में नहीं बना पा रहे हैं, उन क्वेश्चन को कोशिश करिए ना करें। अगर जनरल कट ऑफ की बात करें तो ये इस साल 2014 में भी ऐसा देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं इसी के बीच में लाई करेगा। मतलब यहाँ भी जो टॉपर हो सकता है इसके मार्क्स 310 के आसपास से कहीं ना कहीं लाई करेगा, जो अंडर 10 होंगे। ये कहीं ना कहीं 275 है तो ये पर्टिकुलर भी 270 से 280 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये पर्टिकुलर 240 है तो आप इसको मान सकते हो 230 से 245 के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर 221 है इसको भी आप 215 से 225 के बीच में कहीं लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला नहीं है। IIT 2014 का पेपर भी चला, वो पेपर भी काफी अच्छा था, लंबी था और ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखेगी। ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस इसलिए भी दिखेगी क्योंकि जितने बच्चे IT की तैयारी करते हैं, जितने भी बच्चे IT की तैयारी करते हैं, उन सभी का अगर हम 3 पार्टों में एनालाइज करके देखें, 3 सब्जेक्ट को देखें। एक सब्जेक्ट मैंने बोला था फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक आपका मैथ्स। तो जितने बच्चे भी IT की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है और अगर उन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है इसीलिए हम IT की बात करते हैं। अदरवाइज अगर उनकी बायो अच्छी होती है तो बायोलॉजी की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, लेकिन जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है वही बात करते हैं इंजीनियरिंग की। और ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है उन बच्चों की फिजिक्स भी अच्छी होती है, जो इसके अंदर कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन वाले पार्ट के बेसिस पे फिजिक्स के क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। और केमिस्ट्री को भी अगर आप एनालाइज करें तो केमिस्ट्री 3 सेक्शंस में है। एक सेक्शन है ऑर्गेनिक, एक सेक्शन है फिजिकल, एक सेक्शन है इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी कहीं कहीं कैलकुलेशन है। तो इसीलिए IT की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, उन बच्चों की फिजिक्स अच्छी होती है और उसी के कंटिन्यूटी में उन बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी होती है। जितने भी IT पढ़ाने वाले हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, उनमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो ITN है, कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं या वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उन्हें रेयरली ऐसा होता है जो कहीं कहीं आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता है। दैट मीन्स जिन पर्टिकुलर पार्ट में मैथमेटिकल अप्रोच है उन मैथमेटिकल अप्रोच को IT वाले बच्चे या IT पढ़ाने वाले टीचर्स आसानी से लगाते हैं, लेकिन जिन पर्टिकुलर पार्ट में कहीं भी कोई मैथमेटिक्स नहीं है वो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम एनालाइज करें कि 3 पार्ट इन सारे बच्चों के जो IT देते हैं, जो भी बच्चे IT का एग्जाम देते हैं उन सभी बच्चों की फिजिक्स अच्छी होती है
उन सभी बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है, उन सभी बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होती है। तो दैट मीन्स अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 15 लाख बच्चों ने आईटी के एग्जाम दिया, 15 लाख बच्चों में 1.5 लाख बच्चे आईटी एडवांस में आए और 1.5 लाख बच्चों से 15,000 बच्चे क्वालिफाई करके आईटी में पहुंचे। तो दैट मीन्स 15,000 बच्चों का सिलेक्शन आउट ऑफ 15 लाख। ये परसेंटेज कहीं ना कहीं आपका 1% है। तो ये 1% अपने अपने कॉलेज के, अपने अपने इंस्टीट्यूट के, अपने अपने राज्य के कहीं ना कहीं टॉपर्स होंगे। और अगर आईटी की तैयारी करना है तो उस आईटी की तैयारी करने में उन सभी का मैथ्स अच्छा है, उन सभी की फिजिक्स अच्छी है, उन सभी का फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल उन सभी का वीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 4 है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे सॉल्ट का प्रेसिपिटेट कलर अगर रेड है तो रेड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर पार्ट में कॉन्सेप्ट है साथ में इंफॉर्मेशन है और पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, कायदे से देखें ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, वो आपका सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए बोला जाता है थर्मोडायनामिक्स में टर्म्स होता है आरडीएस, मतलब आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो पूरे रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ भी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आईटी के एग्जाम के लिए ये भी आपका कहीं ना कहीं आरडीएस है कि 1% बच्चे जो आईटी में क्वालिफाई हो रहे हैं उन सभी बच्चों की मैथ्स अच्छी है, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, लेकिन जो वीक है वो वीक है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक। तो दैट मीन्स उसमें कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ होंगे, कुछ बच्चे यहाँ होंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का सही होना, अचानक इन बच्चों को यहाँ पहुंचा देना, और वही एक क्वेश्चन गलत होना, अचानक इस बच्चों को नीचे पहुंचा देना। मतलब ओवरऑल रैंक 1% बच्चों का है, ओवरऑल रैंक को बनाने या बिगाड़ने में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाम दिया हुआ है आरडीएस ऑफ आईटी। और आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, बल्कि रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल आईटी के लिए रैंक को बनाने या बिगाड़ने में अपना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि जो बच्चे आईटी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे आईटी का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों की मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन जो उनकी बुरी है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन्हीं बुरी में जिसकी बहुत अच्छी है, जिन्होंने मेहनत करके अपने कॉन्सेप्ट को बनाया है, जो पूरी तरह से डिवोटेड होकर आईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का रैंक बनाना और बिगाड़ना कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। कि एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सही होना दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पहुंचना, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होना दैट मीन्स यहाँ से यहाँ आना, लेकिन एक मैथ्स का क्वेश्चन सही होना यहाँ से यहाँ पहुंचना, और मैथ्स का क्वेश्चन गलत होना यहाँ से यहाँ आना। मतलब ये डिफरेंस मैथ्स में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम होगा, लेकिन ये गैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहिए, ऑर्गेनिक को थोड़ा सा टाइम दें। और ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और पढ़ते किसके बारे में? कार्बन। और कार्बन का अगर आप सोचें तो एटॉमिक नंबर ही कितना होता है? 6। मतलब 6 साल का छोटा बच्चा है, थोड़ा सा वक्त दे, टाइम दे, प्यार करें, समझें तो बहुत ही आसानी से लगेगा। ऑर्गेनिक एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, चीजों को एनालाइज करिए, आसान बनता चला जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म कमांड बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कमांड बनाइए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कमांड बनाइए। आपको अगर ये पता चल जाए कि पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पोलैरिटी है और वो पोलैरिटी है तो कितनी पोलैरिटी है, क्यों कोई रिएक्शन यही होगा और कहीं नहीं होगा, अगर रिएक्शन होता है तो बीच में क्या होते हैं, अगर ये सब चीजें मालूम हो जाए तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही आसानी से एनालाइज करूँगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक अगर पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर सबसे ज्यादा टाइम देना होगा, आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट से बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, कार्बोक्टाइन का रीअरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह समझना होगा, एनालाइज करना होगा, तो तभी कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट के बारे में समझ पाओगे। तो अगर हम इस साल की बात करें कि 2014 में जो रैंक्स आने के एक्सपेक्टेड हैं, उनके मार्क्स की बात करें तो लगभग इन्हीं पर्टिकुलर मार्क्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको यही डाटा दिखाते हुए आईटी में रैंक्स आने की उम्मीद है।
पिछले साल जो कट ऑफ हुआ था आईटी के काउंसलिंग में दिया था वो था जनरल के लिए 35% मार्क्स, कि जनरल वाले का 35% मार्क्स लेकर आए हैं तो आईटी के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए था 31.5%, एससी एसटी या बीडी के लिए जो है वो भी था आपका 17.5%। और सीट काउंसलिंग की जब बात करें तो जनरल 156 मार्क्स अगर लाता है तो सीट के लिए एलिजिबल है, काउंसलिंग में जा सकता था। ओबीसी 113 में जा सकता है, एससी एसटी और पीडी कि अगर नंबर 63 हैं तो भी आईटी के लिए एलिजिबल है, वो भी काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो ये मार्क्स 2013 के थे, 2014 में भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि इतने मार्क्स अगर आप लाते हो तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए एलिजिबल हो। तो ये मैंने कुछ डाटा दिया जिससे कि आपको हेल्प मिले और आईटी की तैयारी अच्छे से करें और ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस समझते हुए, ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस समझते हुए थोड़ा वेटेज दें। और अगर आपने थोड़ा सा टाइम लिया, डिवोशन दिखाया और अपने एम आईटी के लिए जागरूक हुए तो आईटी पढ़े के लिए ऑर्गेनिक में वक्त दें, समझें और ऑर्गेनिक आसान बनाएं। और ये मान के चलिए कि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिक्स पे कमांड बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे कमांड बना लिया, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे कमांड बना लिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिंपल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ मेरे पास अगर आप आईटी की तैयारी करने आते हो तो आपको मैं सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पे कराऊंगा कि जिससे कि आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो और ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन भी आपसे गलत ना हो। क्योंकि मैंने अपना जो मोटो दिया है वो यही दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अजनीश से। तो दैट मीन्स अगर ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो इसका दुख आपको कम होगा, इसका दुख मुझे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं अपने मोटो को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ऑर्गेनिक आसान है, थोड़ा सा वक्त मांगता है, डेडिकेशन चाहता है और आपको अपने एम के लिए डिवोटेड होना पड़ेगा। तो आइए हमारे पास ऑर्गेनिक पढ़िए।